देखिए पहला क्वेश्चन है हमारा, अर्थक्वेक फोर्स इज ए फंक्शन ऑफ मास, थिकनेस, लेंथ एंड ब्रेथ। तो बट ऑब्वियस है कि अर्थक्वेक जो है उसमें हम लोग जो मास मैट्रिक्स बनाते हैं, आप अर्थक्वेक की जो प्रॉब्लम डिजाइन करते हैं तो मास मैट्रिक्स इसमें मास मैट्रिक्स हम लोग बनाते हैं। तो मास मैट्रिक्स के साथ एक्सेलरेशन का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है। ठीक है, तो अर्थक्वेक जो है वो अर्थक्वेक फोर्स जो है वो टोटली जो फंक्शन है दैट्स ए रिलेटेड टू द मास मैट्रिक्स, यानी कि मास से रिलेटेड होता है। तो लिखा है earthquake force is a function of mass. Because of this fact it is recommended that the building should be as light as possible. तो हमारी जो कोशिश होती है जब घर बनाते हैं तो डिजाइनिंग में हम कोशिश करते हैं कि स्ट्रक्चर को जितना लाइट बना सकें। बहुत हैवी स्ट्रक्चर जो है वो अच्छा नहीं होता है। लाइट स्ट्रक्चर बनाने से फायदा क्या है, अगर आप स्ट्रक्चर को लाइट बनाओगे तो उसका सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि जो डेड लोड है या पूरे स्ट्रक्चर के ऊपर डेड लोड आप ऑटोमेटिकली जो है कम कर पाओगे। और डेड लोड जब कम होगा तो बट ऑब्वियस है कि स्ट्रक्चर की कॉस्ट भी कम हो जाएगी। लेकिन ये भी इंपॉर्टेंट है कि आप जब स्ट्रक्चर को लाइट बना रहे हो तो उसका लोड कैलकुलेशन प्रॉपर तरीके से करिए। अच्छा डिजाइनर वही है जो स्ट्रक्चर को बहुत इकोनॉमिकली डिजाइन कर दे, मतलब स्ट्रक्चर लोड भी ले पाए और उसी वे में मतलब उतना लोड भी ले पाए और उसका डिजाइनिंग भी जो है मतलब ऐसा ना हो कि बहुत कम हो जाए तो फेल हो जाए। ये इस चीज का भी याद आपको ध्यान देना है। तो कह रहा है रूफ्स एंड अपर स्टोरी ऑफ बिल्डिंग शुड बी डिजाइन एज लाइट एज पॉसिबल। वही कह रहा है कि रूफ की डिजाइनिंग या अपर स्टोरी की भी जो भी डिजाइनिंग है हमको लाइट वे में करना है। ठीक, सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। ड्यूरिंग द कंस्ट्रक्शन ऑफ द अर्थक्वेक रेजिस्टेंस बिल्डिंग सीलिंग प्लास्टर शुड बी अवॉइडेड। ठीक है ना, इन केस इट कैन नॉट बी अवॉइडेड इट शुड बी थिक एज पॉसिबल। ठीक है, तो कह रहा है कि ड्यूरिंग द कंस्ट्रक्शन ऑफ अर्थक्वेक रेजिस्टेंस बिल्डिंग सीलिंग प्लास्टर शुड बी अवॉइडेड। सीलिंग का जो प्लास्टर है यानी कि जैसे छत का जो प्लास्टर है उसको अवॉइड करते हैं। इन केस इट कैन नॉट बी अवॉइडेड, ये कब नहीं अवॉइड करेंगे, इट शुड बी एज थिक एज पॉसिबल, जब वो पतला हो। तो ये स्टेटमेंट जो है मतलब सही नहीं है। प्लास्टर तो आप रूफ रूफ पर करते ही हैं। ऐसा नहीं है कि मतलब अर्थक्वेक रेजिस्टेंस बिल्डिंग है तो उसका सीलिंग का प्लास्टर नहीं करेंगे। ठीक है ना, अवॉइड नहीं करते, ऐसा नहीं है। ड्यूरिंग द स्टेटमेंट देख लीजिए, ड्यूरिंग द कंस्ट्रक्शन ऑफ अर्थक्वेक रेजिस्टेंस बिल्डिंग सीलिंग प्लास्टर शुड बी अवॉइडेड। इन केस इट कैन नॉट बी अवॉइडेड इट शुड बी एज thin as possible. The suspended ceiling should also be avoided as far as possible. तो ये स्टेटमेंट जो है आप टोटली फॉल्स स्टेटमेंट है। ठीक है ना, कि सीलिंग प्लास्टर शुड बी अवॉइडेड, दैट्स अ फॉल्स स्टेटमेंट। नेक्स्ट वन कह रहा है द डिजाइन ऑफ द प्रोजेक्टिंग पार्ट ड्यूरिंग द कंस्ट्रक्शन ऑफ अर्थक्वेक रेजिस्टेंस बिल्डिंग शुड बी एज पर। ठीक है, तो ये तो आप जानते हो कि हम जो आईएस कोड अभी आपको दिए थे, जो आप 45 पेज का आईएस कोड है वो यही वाला था, सी वाला। आपको याद होगा सी वाला आईएस कोड है 1893/2002। ठीक है ना, जिसका हम यूज करके अर्थक्वेक रेजिस्टेंस बिल्डिंग को डिजाइन करते हैं। ठीक है, in case they cannot be avoided then the design of the projecting part should be as per IS 193। जैसे आपको अगर आजकल आप जाएंगे नक्शा पास करवाने तो वो इसके गाइडलाइन को भी चेक करते हैं। जैसे कि अगर आप 5 स्टोरी से ज्यादा बिल्डिंग ऊंची बिल्डिंग बनाओगे, 5 स्टोरी तक तो आपको कुछ नहीं बोलेंगे। लेकिन अगर आप 5 स्टोरी से ऊंची हाई राइज बिल्डिंग बना रहे हो तो वो फिर आपका IS 1893/2002 को भी ले आएंगे। नहीं तो उसके पहले IS 456 से वो चेक कर लेंगे। ठीक है ना, लेकिन जो मल्टी स्टोरी बिल्डिंग है उसके लिए गवर्नमेंट ने इसे गुजरात में तो एकदम कंपलसरी कर दिया है कि आप इसको बिना चेक कराए जो है आप इसमें नहीं जा सकते। इट्स ए कंपलसरी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है ड्यूरिंग द कंस्ट्रक्शन ऑफ अर्थक्वेक रेजिस्टेंस बिल्डिंग इट शुड बी कीप्ट इन माइंड दैट those solid concrete blocks should be used which have crushing strength not less than 35 megapascal कह रहा है। ठीक है ना, तो
अर्थक्वेक रेजिस्टेंस बिल्डिंग की अगर हम बात करते हैं तो ये तो भाई बट ऑब्वियस सी बात है कि जैसे कि हम जो G+3 तक जब बिल्डिंग बनाते हैं G+3, तो वहां पर हम जो है M20 या M25 ग्रेड की कंक्रीट यूज करते हैं। ठीक है, अगर वह एरिया वाटर लॉक्ड एरिया नहीं है, मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूँ यहाँ पर, अगर वह कोई भी एरिया पानी के आसपास एरिया में है, जैसे आप रामगढ़ ताल के आसपास कोई बिल्डिंग बना रहे हैं, ठीक है, या ऐसी कोई कॉलोनी जो रामगढ़ ताल के आसपास आ रही है, तो वहां पर आप मिनिमम ग्रेड M30 यूज करिएगा। अगर वाटर लॉक्ड एरिया है तब, मतलब 4 फीट पे पानी आ गया, ऐसा कोई कंडीशन जनरेट हो रहा है तो उससे क्या होगा कि आप पढ़े होंगे कि सी कोस्ट एरियाज में या फिर वाटर लॉक्ड एरिया में जो ग्रेड ऑफ कंक्रीट है वो M30 कम से कम रखना चाहिए। ठीक है ना। और वैसे नॉर्मल एरिया में अगर कंस्ट्रक्शन हो रहा है जहां बेरिंग कैपेसिटी सॉइल की अच्छी है, तो वहां पे आप M20 या M25 ग्रेड की कंक्रीट यूज कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू द स्टोरी ऑफ द बिल्डिंग, कितने स्टोरी की बिल्डिंग है, 3 स्टोरी है, 5 स्टोरी है, क्या है। अब बात करते हैं कि हम अर्थक्वेक रेजिस्टेंस बिल्डिंग की बात कर रहे हैं, तो मैं आपसे बार बार कह रहा था कि अभी गोरखपुर जैसे शहर में अर्थक्वेक रेजिस्टेंस बिल्डिंग जो है बहुत कम डिजाइन हो रहा है। ठीक है, फिर भी अभी आप देखेंगे एक बिल्डिंग बनी है राजेंद्र नगर साइड में, जो कि आपका ये जो इनका है, क्या बोलते हैं, जो कौन सा गुटखा कंपनी वाले हैं, शिखर की क्या आता है उनका, तो उन्होंने एक मल्टीप्लेक्स बनाया है, वो बाई यूजिंग बाई लॉज है। ठीक है ना। तो वहां पर जो है उन्होंने M35 ग्रेड जो है यूज किया है। तो 35 मेगा पास्कल का जो स्ट्रेंथ है वो बट ऑब्वियस है कि ज्यादा आपको स्टेबिलिटी देगा। तो आंसर लिखा है ड्यूरिंग द कंस्ट्रक्शन ऑफ अर्थक्वेक रेजिस्टेंस बिल्डिंग इट शुड बी कीप्ट इन माइंड दैट those solid concrete blocks should be used which have crushing strength not less than 35 megapascal. However, depending on the thickness of the wall and the number of the story, masonry unit of higher strength may be required. यहाँ पे मेंशन किया है डिपेंडिंग ऑन द थिकनेस ऑफ द वॉल एंड नंबर ऑफ स्टोरी। तो ये हम नंबर ऑफ स्टोरी इन्होंने क्यों मेंशन किया है ये मैं आपको बता दूं कि अगर बिल्डिंग की हाइट 5 फ्लोर से ज्यादा होती है तो वहां पर हम जो है फिर M35 में चले जाते हैं, क्योंकि विंड का इफेक्ट जो है स्ट्रक्चर के ऊपर आने लगेगा। 3 स्टोरी में ऐसा नहीं होता है। ठीक है ना। तो अगर आप 3 स्टोरी डिजाइन कर रहे हैं तो M25 में भी आप कर सकते हैं, लेकिन अगर आप हाई राइज बिल्डिंग पर जाएंगे तो वहां पर नहीं चल पाएगा। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5, where the masonry is provided with steel reinforcement bar, the bar should be embedded with adequate cover in cement concrete of grade M15। ठीक है। तो ये तो बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है कि जहाँ पे मेसनरी स्ट्रक्चर होता है, जैसे मेसनरी माने ब्रिक वर्क हो रहा है, ठीक है ना, इज प्रोवाइडेड विथ स्टील रेनफोर्समेंट। अगर ब्रिक वर्क में हम जो है स्टील रेनफोर्समेंट प्रोवाइड कर रहे हैं, द बार शुड बी एम्बेडेड विथ एडिक्वेट कवर। तो जो बार होती है उसको हम एक कवर दे देते हैं प्रॉपर वे में। ठीक है। और वह कवर जो है कम से कम M15 ग्रेड का होना चाहिए, मिनिमम जो ग्रेड है। ठीक है। तो अब इसकी जरूरत कहाँ पड़ेगी, मैं आपको थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन करके दिखाता हूँ कि कैसे जरूरत पड़ेगी। होता क्या है, मार्कर ले लेते हैं हम, आपको ज्यादा बेटर समझाएंगे। जैसे है क्या कि मानिए आपने, जैसे समझिएगा क्या होता है पब्लिक बिल्डिंग में, जैसे हम लोग की कॉलेज की बिल्डिंग एग्जांपल के तौर पे, तो यहाँ पर मानिए कॉलेज की बिल्डिंग की हाइट जो है रेजिडेंशियल बिल्डिंग से ज्यादा होती है, लगभग छत जो पड़ती है आप देखेंगे कम से कम आपको 11 फीट 12 फीट हाइट रहती है लगभग। ठीक है ना। 12 फीट की हाइट है। तो 12 फीट में हम लोग क्या करते हैं कि जैसे नीचे से जब हम लोग 3 फीट 4 फीट का काम कर लेते हैं यहाँ पर, जैसे मानिए 4 फीट का कंस्ट्रक्शन हो गया। ठीक है ना। 4 फीट की वॉल हमने बना ली, तो हम क्या करते हैं यहाँ पर एक जो है एक ऐसे जो है पतला सा सीमेंट और मोटार मिला करके और सरिया डाल देंगे। ठीक है। 2 सरिया डाल करके यहाँ पे एक पीसीसी मार देते हैं। ठीक है ना। सीमेंट सैंड और एग्रीगेट मिला लेंगे और 2 सरिया रख करके एक पीसीसी मार देंगे। ठीक है। फिर ऊपर पहुंचेंगे तो छत के पास फिर मार देंगे। वैसे लिंटल उंटल तो प्रोवाइड करते ही हैं, लेकिन उसके बावजूद जो है हम लोग ये
पीसीसी का वर्क करते हैं। तो उसका फायदा क्या है, वैसे लोग पैसा बचाने के लिए नहीं भी करते हैं, लेकिन करना चाहिए। तो उससे होगा क्या कि सपोज दैट अर्थक्वेक आया और ये पूरा ब्रिक वर्क है, ये पूरा का पूरा कंस्ट्रक्शन ब्रिक वर्क है, तो क्या होगा, जब क्रैक ऊपर से जनरेट होगा तो ऐसे क्रैक पूरा नीचे तक मार देगा, ठीक है। लेकिन अगर आपने सरिया डाल दिया है थोड़े थोड़े दूरी दूरी पर, ठीक है ना, नीचे से 2 फीट 3 फीट करके सरिया डाल दिया है, तो क्या होगा कि मानिए ये क्रैक जब आएगा और अर्थक्वेक कंडीशन में, तो ऊपर से जनरेट हुआ यहाँ आकर रुक जाएगा, जहाँ पे आपने सरिया डाला यहाँ से रुक जाएगा, तो नीचे का जो दीवार है वो खराब नहीं होगा, ये वाला एरिया, नीचे का पोर्शन जो है ये पूरा, ये खराब नहीं होगा, सिर्फ ऊपर ही क्रैक रह जाएगा, ठीक है। अगर क्रैक नीचे से, जैसे अर्थक्वेक में क्रैक नीचे से ही जनरेट होता है, तो कुछ हाइट तक क्रैक जाएगा, ठीक है ना, फिर वहां रुक जाएगा, ऊपर नहीं चढ़ेगा, और उतने दूर को आप तोड़ के रिपेयर कर लीजिए तो पूरी वॉल नहीं खराब होगी, अदरवाइज क्या होगा कि पूरी की पूरी वॉल जो है खराब हो जाएगी। ओके, देखिए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। कह रहा है मेसनरी बेयरिंग वॉल शुड नॉट बी बिल्ट ऑफ हायर हाइट ग्रेटर देन, ठीक है, डैश सब्जेक्टेड टू मैक्सिमम ऑफ 4 स्टोरी when measured from the mean ground level to the ridge level during the construction of earthquake resistance building, ठीक है। तो स्टेटमेंट पहले पढ़ लेते हैं। मेसनरी बेयरिंग वॉल शुड नॉट बी बिल्ट ऑफ हाइट ग्रेटर देन 15 मीटर subjected to a maximum of 4 story when measured from the mean ground level to the uh, ridge level during the construction of earthquake resistant building. As far as possible, the bearing wall should be symmetrical in the plan in both the direction. तो ये बहुत ही बेसिक टाइप का क्वेश्चन है, देखा जाए तो कह रहा है कि जो भी हम मेसनरी बेरिंग वॉल जब बनाते हैं 4 स्टोरी बिल्डिंग के लिए, तो मैक्सिमम मतलब चार, जैसे आप जैसे कि लोड बेरिंग स्ट्रक्चर जब बनता है तो उसमें कहा जाता है कि 3 स्टोरी से ज्यादा नहीं बनाना चाहिए। तो वही कह रहा है कि आप जैसे जो 3 स्टोरी या 4 स्टोरी की बात नहीं है, 15 मीटर की हाइट से हम ज्यादा नहीं जा सकते अगर मेसनरी कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, ठीक है। और नहीं तो फिर आप उसका यूज करिए, क्या बोलते हैं, बीम कॉलम का यूज करिए, तब आप फिर आप ज्यादा हाइट तक जा सकते हैं। क्योंकि जैसे आप सिर्फ वो भी सिमेट्रिकल प्लान है तब, जैसे एकदम प्लान जो है आपका जैसे मैं अभी आपको फिगर से दिखाता हूँ, जैसे ये देखिए, अगर आपका प्लान ऐसा रेक्टेंगल शेप का है, ठीक है ना, और इसमें आपको आपने क्या किया, चारों तरफ से वॉल चला दिया, ठीक है ना, इधर से इधर से इधर से, ठीक है ना, इधर से ऐसे वॉल चला करके 9 इंची की वॉल चला दिए, तो आप 4 स्टोरी तक बनाएंगे तो ये बिल्डिंग जो है लोड ले लेगा, ठीक है। और सिमेट्रिकल प्लान है, मतलब एकदम बीच से फिर वॉल चला के कमरे डिवाइड कर दिया हमने अलग अलग, माने सिमेट्रिकल प्लान, ऐसा नहीं कि ऐसा प्लान नहीं चलेगा, ऐसा वाला नहीं चलेगा, ठीक है, टेढ़ा मेढ़ा नहीं चलेगा, इस तरह का स्ट्रक्चर लोड नहीं लेगा। सिमेट्रिकल प्लान है, एकदम स्क्वायर शेप का हो, एकदम रेक्टेंगल शेप का हो, तब तो ये लोड ले लेगा, ठीक है, ब्रिक वर्क कंस्ट्रक्शन पर। चलिए अब देखते हैं, विंडो एंड डोर ओपनिंग इंक्रीजेस द लैटरल लोड रेजिस्टेंस ऑफ द वॉल, ठीक है। तो ये बिल्कुल गलत स्टेटमेंट है कि जानते हैं किसी भी बिल्डिंग में हम अगर नंबर ऑफ डोर और विंडो जितना ज्यादा बढ़ाएंगे, वह बिल्डिंग उतनी ही कमजोर हो जाएगी, ठीक है। इसीलिए कहा भी जाता है कि घर बनाते वक्त दरवाजे और खिड़कियां जो है बहुत ज्यादा नहीं देना चाहिए, ठीक है। क्योंकि अगर दरवाजे खिड़की ज्यादा देंगे तो जब अर्थक्वेक आएगा तो वो स्ट्रक्चर को मतलब उतना रजिस्ट, वो स्ट्रक्चर उतना ज्यादा बेहतर तरीके से रजिस्ट नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट कह रहा है कि डोर विंडो प्रोवाइड करने से, यानी कि इंक्रीज करने से लोड रेजिस्टेंस जो है वो बढ़ जाएगा, दैट्स लैटरल लोड रेजिस्टेंस ऑफ द वॉल जो है बढ़ जाएगा, तो बिल्कुल गलत स्टेटमेंट है, ठीक है ना। इसीलिए हमारी कोशिश होती है कि जब घर बनाए तो एक अच्छे इंजीनियर को खिड़की दरवाजे जितने जरूरत है उतने ही दीजिए, जरूरत से ज्यादा देंगे तो प्रॉब्लम है, ठीक है ना, एक लिमिट से ज्यादा मत दीजिए कभी भी। तो
अगर आप ज्यादा देंगे तो फिर वो एक बहुत बड़ा मतलब प्रॉब्लम क्रिएट कर देगा। ओके, तो ये तो बहुत क्लियर स्टेटमेंट है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 है, द कंक्रीट यूज्ड इन कोस्टल एरिया ड्यूरिंग द कंस्ट्रक्शन ऑफ अर्थक्वेक रेजिस्टेंस बिल्डिंग शुड बी ऑफ ग्रेड। ठीक है, कह रहा है द कंक्रीट यूज्ड इन कोस्टल एरिया ड्यूरिंग द कंस्ट्रक्शन ऑफ अर्थक्वेक बिल्डिंग शुड बी ऑफ ग्रेड M20, आल्सो फिलिंग मोर्टार शुड बी ऑफ 1:3। देखिए ये तो जैसे कि मिनिमम ग्रेड आप जो पढ़े होंगे IS 456 में जो लिखा गया है कि मिनिमम, जैसे कोई भी स्ट्रक्चर बनाएंगे तो मिनिमम जो ग्रेड हमको फॉलो करना है वो M20 का फॉलो करना है, ठीक है ना, उससे नीचे आप जो है नहीं जा सकते हैं। यही अगर यहाँ पे स्टेटमेंट ये लिख देता कि अगर हम अर्थक्वेक रेजिस्टेंस बिल्डिंग बना रहे हैं उसकी हाइट इतनी होनी चाहिए या 4 स्टोरी से ज्यादा होनी चाहिए, इस टाइप का स्टेटमेंट लिखता, जैसे अभी आप देखिए ऊपर वाले प्रॉब्लम में था, तो वैसे 35 ग्रेड की बात बोला था कि मिनिमम स्ट्रेंथ जो है 35 की होनी चाहिए, ठीक है। तो ये बात हो जाती है यहाँ पे, मिनिमम जैसे ग्रेड हम लेकर के, तो कोस्टल एरिया मतलब प्लेन एरिया जैसे है तो वहां पे 20 ग्रेड मिनिमम ग्रेड हम ले लेंगे। Then after the width of the reinforced concrete band is taken the same as the dash of the wall, तो that's a thickness, जो जैसे आप देखे होंगे जो बैंड बनाते हैं यानी कि लिंटल जो बनाते हैं दरवाजे के ऊपर, उसमें मिनिमम ग्रेड जो हम देते हैं वो 9x9 का, ठीक है, मिनिमम आप देखे होंगे 9x9 का देते हैं। इस पर मैं आपको थोड़ा सा टाइम दूंगा इस प्रॉब्लम पर।